नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है नज़र। इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि बाज़ारों का क्या कुछ है हाल, लेकिन आपको लिए चलेंगे WTO और अबू धाबी में बताएंगे कि भारत की तरफ से वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जो किसानों के हित में भारत की तरफ से रखे जा रहे हैं। साथ ही साथ निवेश महाकुंभ स्टार्टअप्स को लेकर के जो शुरू होने वाला है उस पर रहेगा हमारा खास फोकस। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप लाइन्स। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु में 17,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। यवतमाल में 4,900 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में शुरू हुआ है। वार्ता स्तर के सत्र के दौरान भारत ने सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के स्थायी समाधान को अंतिम रूप देने और मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक मजबूत तर्क दिया। भारत ने कहा, ध्यान केवल निर्यातक देशों के व्यापार हितों तक सीमित नहीं होना चाहिए। वास्तविक चिंता खाद्य सुरक्षा और लोगों की आजीविका है। भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या 80 करोड़ रुपए के आंकड़े को 80 करोड़ को पार कर गई है। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले गांव में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और KANTAR द्वारा तैयार इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2023 में खुलासा किया। और सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ बड़ी खबरें जो आज रहेंगे हमारे फोकस पर, लेकिन प्रधानमंत्री तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिस पर हम आपको लिए चलेंगे। और शुरुआत यहीं से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर आज तमिलनाडु के थुथुकुडी में तकरीबन 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री थुथुकुडी में आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। इस प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना से क्षेत्र में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री VO चिदम्बरनार बंदरगाह को देश का पहला हरित हाइड्रोजन हब बंदरगाह बनाने के उद्देश्य से कई दूसरी परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं में अलवणीकरण संयंत्र, हाइड्रोजन उत्पादन और बंकरिंग सुविधा शामिल है। प्रधानमंत्री हरित नौका पहल के तहत देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का भी शुभारंभ करेंगे। PM मोदी के कार्यक्रम के दौरान 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 प्रकाश स्तंभों में पर्यटक सुविधाएं भी राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान वांची मनियाची नागरकोइल रेल लाइन के दोहरीकरण की रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही PM मोदी तमिलनाडु में करीब 4,586 करोड़ रुपए की लागत से विकसित 4 सड़क परियोजनाओं को भी समर्पित करेंगे। तमिलनाडु के अपने दौरे के दौरान तिरुनेलवेली में विशाल जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम रखा गया। तो कल स्पेस सेक्टर और आज कई बुनियादी ढांचे के परियोजनाएं, साथ ही साथ बंदरगाह और जो जलयान है उस पर फोकस रहने की उम्मीद है। और तमिलनाडु के बाद आज ही प्रधानमंत्री जाएंगे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आज 4,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया जाना है। रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित ये कई सारी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही PM किसान को याद होगा 2019 में शुरुआत की गई थी। 21,000 करोड़ रुपए की 16वीं किश्त आज जारी की जाएगी। नमो शेतकारी महासम्मान निधि के तहत दूसरी और तीसरी किश्त भी आज प्रधानमंत्री जारी करेंगे। 5.5 लाख महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को रिवॉल्विंग फंड के तहत 825 करोड़ रुपए की राशि भी वितरित की जाएगी। महाराष्ट्र में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत करेंगे PM मोदी। आज महाराष्ट्र में OBC श्रेणी के लाभार्थियों के लिए मोदी आवास घर कुल योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। अब विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी को अबू धाबी में शुरू हो गया है। वार्ता सत्र के दौरान भारत ने सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के स्थायी समाधान को अंतिम रूप देने और मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में स्थायी समाधान देने के लिए एक मजबूत तर्क दिया है। बता दें कि 11 सालों से लंबित है। भारत ने तर्क दिया कि ध्यान केवल निर्यातक देशों के व्यापार हितों तक सीमित नहीं होना चाहिए। वास्तविक चिंता तो खाद्य सुरक्षा की है, लोगों के आजीविका की है। भारत ने जोर देकर के कहा कि विश्व व्यापार संगठन में सबसे महत्वपूर्ण और लंबे समय से लंबित अनिवार्य मुद्दे जो कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का है, उस पर कोई स्थायी समाधान, उसके बिना विकासशील देशों के भूख के खिलाफ लड़ाई को जीता नहीं जा सकता।
गौरतलब है कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम एक निजी उपकरण है जिसके तहत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से चावल और गेहूं जैसी फसलें खरीदती है और गरीबों को खाद्यान्न का भंडारण और वितरण करती है। प्रोफेसर अश्विनी महाशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री और स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हैं अबू धाबी से सीधे। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। ये पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का मसला है क्या सर, और ये 11 सालों से लंबित क्यों पड़ा हुआ है? भारत के करोड़ों लोगों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा इस पर निर्भर है। WTO में क्या इस वक्त मुश्किल आ रही है? देखिए, विकसित देशों के द्वारा यह आपत्ति दर्ज की गई थी कि भारत में बहुत अधिक सब्सिडी दी जाती है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग रखने के लिए जी। और इसको बंद करना चाहिए। लेकिन इसमें बड़ी अजीब सी बात है कि हम लोग भारत में बहुत अधिक कोई सब्सिडी देते नहीं हैं, लेकिन जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों में, जो पूर्व में किए गए समझौतों में, यह एक जो रेफरेंस ईयर है, ऐसा जो रेफरेंस ईयर 86-88 को रखा गया है जी। जब भारत और दुनिया में गेहूं की कीमत मात्र 385 रुपया प्रति क्विंटल थी जी जी। और आज यदि कीमतें ज्यादा हैं और हम 2100 या 2200 रुपया बिल्कुल सर पर तब से लेकर कई गुना बढ़ चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में कीमत बहुत कम है। तो इसलिए भारत का ये कहना है कि स्थायी समाधान में सबसे पहले रेफरेंस ईयर को ठीक करना पड़ेगा। यानी उसको 23-24 तक लेकर के आना पड़ेगा, तभी उसके बारे में सही राय बन सकेगी कि हम कितनी सब्सिडी देते हैं। वास्तव में भारत में कोई किसान को बहुत ज्यादा सब्सिडी दी नहीं जाती है, लेकिन उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा सब्सिडी हो जाती है। तो इसके लिए एक स्थायी समाधान रेफरेंस ईयर को बदलते हुए और हमारे हितों के संरक्षण के लिए, पूरे विश्व के हितों के संरक्षण के लिए, वहाँ की खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है कि खाद्य सुरक्षा के लिए दी जाने वाली जो सब्सिडी है उसको ग्रीन बॉक्स में रखा जाए। सर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो एक दूसरा जी सर, सबसे बड़ी बात तो भूख है। बिल्कुल सही बात है सर, वही सबसे बड़ा मुद्दा WTO के सामने भी है। लेकिन सर एक जो मुद्दा है वो है फिशरीज का, उसमें भारत ने क्या, क्योंकि वहाँ भी सब्सिडी का ही मुद्दा है, तो वहाँ पर भारत का पक्ष क्या है? बहुत सारे लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपका भी हमने देखा कि रेफरेंस आपकी तरफ से भी आया। क्या कुछ बात है जो भारत ने अपनी तरफ से रखा है फिशरीज सेक्टर के लिए? देखिए, दुनिया में एक्सेसिव फिशरी जो की जाती है वो विकसित देशों के बड़े बड़े वेसल्स और उनके कॉर्पोरेट के द्वारा की जाती है। बिल्कुल। दुनिया में 60% जो फिशिंग है वो उनके द्वारा हो रही है। मात्र 40% फिशिंग जो मछली पकड़ने का काम है वो 50 करोड़ मछुआरे पूरी दुनिया में हैं। भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में, भारत सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है जी। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो विकसित देशों के द्वारा वास्तविक रूप से बहुत ज्यादा फिशिंग की जाती है, उन्होंने अपने इकोनॉमिक जोन्स को तो कवर कर ही लिया, वो डिस्टेंट वाटर में जाकर के भी फिशिंग करते हैं। ऐसे में जो दुनिया में फिशिंग का और फिशरी का जो स्टॉक है वो कम करने में उनका ज्यादा योगदान है, ज्यादा वो उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिसके कारण दुनिया में मछली और जो ओशन रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। इसलिए भारत का कहना है कि सबसे पहले उनको डिसिप्लिन करने की जरूरत है, यानी उनको किसी भी प्रकार की सब्सिडी विकसित देश अमेरिका, यूरोप, जापान वो ना दे और दुनिया में फिशरी रिसोर्सेज बचे रहें। यह काम ये भारत का तर्क है। और भारत का कहना है कि जो सब्सिस्टेंस फिशरी है, जो हमारे छोटे छोटे मछुआरे फिशिंग करते हैं, उनको हमें सब्सिडी देने का अधिकार बना रहना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ अजय जी कि भारत में प्रति मछुआरे की जो सब्सिडी है वो मात्र $15 है, जबकि जो दुनिया के अमीर मुल्क हैं, कई मुल्क तो 75,000 प्रति मछुआरे के हिसाब से सब्सिडी देते हैं और कई लेकिन कम से कम $20,000
से लेकर $75,000 की वो सब्सिडी देते हैं, जबकि भारत में मात्र $15 है। और इसी प्रकार से जो अन्य विकासशील देश हैं अपने छोटे मछुआरों को इतनी कम सब्सिडी देते हैं, उस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। वास्तव में जो बड़े ट्रॉलर्स और बड़े वेसल्स के साथ जो विकसित देशों के कॉर्पोरेट्स हैं वो उनको बड़ी मात्रा में जो सब्सिडी दी जा रही है उसको उनको रोकना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया अबू धाबी से जुड़ने के लिए, खासतौर पर इकोनॉमी टुडे में, और ये पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं। देश में गरीबी तेजी से घट रही है और साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी आमदनी में अंतर जो है उसमें भी उल्लेखनीय कमी आई है। 18-19 के बाद से ग्रामीण गरीबी में 440 आधार अंकों की महत्वपूर्ण कमी आई है। कोरोना महामारी के बाद शहरी गरीबी 170 आधार अंक घटी, यानी 1.7% घटी। इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सकारात्मक असर देखा जा रहा है। खासतौर पर निचले तबके के जीवन को बेहतर करने वाली योजनाओं का हाल ही में जारी किया गया जो उपभोक्ता खर्च का सर्वेक्षण है, उसमें SBI की एनालिसिस है, जिसमें ग्रामीण गरीबी अब तक 7.2%, जो कि 11-12 में 25.7% थी, जबकि शहरी गरीबी में 4.6% की कमी आई है। 11-12 में ये 13.7% थी। सर्वे में यह भी कहा गया कि भारत के लोगों की जीवन शैली भी बेहतर हो रही है। इसका पता ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के उपभोग को लेकर के आराम से पता लगाया जा सकता है। ग्रामीण MPCE का लगभग 30% मुख्य रूप से सरकार द्वारा DBT हस्तांतरण किया जाता है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश, किसानों की आय में बढ़ोतरी, ग्रामीण आजीविका में उल्लेखनीय सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसकी वजह से ये देखा जा रहा है। जिन राज्यों को कभी पिछड़ा माना जाता था वहाँ ग्रामीण और शहरी अंतर में सबसे ज़्यादा सुधार दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों पर इसका ज़्यादा सकारात्मक असर दिखा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार बाजारों का हाल और निवेश स्टार्टअप महाकुंभ पर खास चर्चा। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। स्वागत है आप सभी का इकोनॉमी टुडे में, और अब बात करते हैं आज के फोकस की। भारत अपने पहले स्टार्टअप महाकुंभ के आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। 18 से 20 मार्च तक नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा उत्सव होगा। करीब 1000 स्टार्टअप्स और 1000 से ज़्यादा निवेशकों की मेज़बानी करने की उम्मीद है। 10 देशों के प्रतिनिधिमंडल और 5000 से ज़्यादा भविष्य के उद्यमी भी इसमें हिस्सा लेंगे। 18 से 20 मार्च 2024 नई दिल्ली का भारत मंडपम गवाह बनेगा स्टार्टअप महाकुंभ का। इसमें तकरीबन 1000 स्टार्टअप्स और 1000 से ज्यादा निवेशक, 10 देशों के प्रतिनिधिमंडल और 5000 से ज्यादा भविष्य के उद्यमी भी भाग लेंगे। एसोचैम, नेस्कॉम जैसे संगठनों के सहयोग से यह आयोजन नवाचार की धुरी के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। इस कार्यक्रम में 500 इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स, 5000 से ज्यादा सम्मेलन प्रतिनिधि और 40,000 से ज्यादा व्यावसायिक आगंतुक हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने
वाणिज्य भवन में कार्यक्रम के लोगो और वेबसाइट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन पिछले 8 सालों में स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को दर्शाएगा। Showcase to the world that this is only a 8 years young startup story, but in less than 8 years we've become the 3rd largest in the world with big aspirations for the future, sporting over 100 unicorns, with a number of good ideas on the anvil to grow and become bigger and better. उन्होंने कहा कि युवा भारत नए भारत को आकार देगा। स्टार्टअप आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने वाला है। भारत में स्टार्टअप के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर टीयर 3 और टीयर 2 जैसे शहरों से जुड़े हुए हैं। The young India that India is proud to have, the management talent, the skill pool of manpower, the STEM graduates coming out from all walks of life, the wonderful experience we've had with Startup India in Tier 2, Tier 3 towns, and some of the startups even coming out of very, very small habitation. स्टार्टअप महाकुंभ में प्रतिभागियों को अल्सास, D2C, उपभोक्ता ब्रांड, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, बायोटेक और फार्मा, इंक्यूबेटर्स, क्लाइमेट टेक, ई एक्सपोर्ट और B2B मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में खुद को आजमाने और अवसर तलाशने का मौका मिलेगा। चंद्रशेखर, DD न्यूज। प्रसून शर्मा, संस्थापक और CEO WUS हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसून, बहुत धन्यवाद। पहला निवेश महाकुंभ हो रहा है और मुझे लगता है जब स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त हम लोगों ने विज्ञान भवन में वो एनर्जी देखी थी। वैसी एनर्जी आज तक उस हॉल में देखी नहीं गई, लेकिन भारत मंडपम में एनर्जी का माहौल तो शायद हम कल्पना ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें पहला तो हमारी जो 8 साल की उपलब्धियां हैं वो दिखेंगी। दूसरा जो एक और भी बड़ा जो अपॉर्चुनिटीज है, विकसित भारत 2047 में 35 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगी। ये जो ट्रांजिशन है 3.5 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन, ये एक मतलब ऐतिहासिक मूव होगा और पूरा विश्व देखेगा और देख रहा है। और इस दौरान जो एक्सपेक्टेशन है, अभी हमारे पास 100 के प्लस यूनिकॉर्न है। जी जी, 35 ट्रिलियन की जर्नी में तकरीबन 1 मिलियन यूनिकॉर्न बनेंगे भारत में। 1 मिलियन, एक्साइटिंग जी, 1 मिलियन यूनिकॉर्न। तो ये एक बहुत ही अद्भुत मतलब समय में हम जी रहे हैं। और धन्यवाद। प्रसून, ऐसा लग रहा है ना कि भारत के स्टार्टअप्स ने शायद अब असफलताओं को भी सेलिब्रेट करना सीख लिया है। ऐसा नहीं कि सारे स्टार्टअप्स जो तैयारी कर रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं वो सफल हो रहे हैं। बहुत सारे लोग असफल भी हुए होंगे इस 8 साल की जर्नी में, लेकिन लोग फिर से वापस खड़े हो रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा क्या हो रहा है कि हर राज्य, यहाँ तक कि हर ताल्लुक और हर जिले में अब एक स्टार्टअप दिख रहा है? क्योंकि हमारा जो मतलब थ्रेड है जो कंपटीशन का, अगर आप देख लीजिए, मैं भी एक छोटा सा शहर है राजस्थान में, बीकानेर, हाँ जी, वहां से आता हूँ। और फिर हमने स्टार्टअप बनाया IIT कानपुर, IIM लखनऊ के सहयोग से। तो मैं देखता हूँ कि वहाँ छोटे शहरों में भी अभी बच्चे जो 12वीं पढ़ रहे हैं, वो पहले जैसे हमारा होता था कि हमें सरकारी नौकरी या नौकरी चाहिए, वो अपने आइडियाज डिस्कस करने आते हैं। तो वो जो एक सबसे पहले सोसाइटिकल जो इकोसिस्टम था वो चेंज किया गया कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रॉब्लम सॉल्वर। बिल्कुल बिल्कुल, हम असफलताएं देखते हैं पर उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम कोविड में जब हमारे पास वेंटिलेटर नहीं था तो IIT कानपुर ने 90 दिन में वेंटिलेटर बना दिया जी। हमारे पास PPE किट नहीं थी तो अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया को। तो हमारे में वो टैलेंट और भारत में अद्भुत एनर्जी है। अब जो सरकार आई है, ये जो ये इकोसिस्टम दे रही है, हमें ग्रांट्स मिल रही है, हमें फेल होने का मतलब चांसेस मिल रहे हैं, रिसोर्सेस मिल रहे हैं कि आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। हमने एक AI में पेटेंट लिया है, वो पेटेंट लेने में हमें मिनिस्ट्री ऑफ IT इलेक्ट्रॉनिक्स ने ग्रांट दी है। जी जी।
तो ये एक अद्भुत समय है भारतीयों के लिए, और जो भारतीय बाहर भी हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स का थोड़ा सा भी जी। इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भारत में आना चाहिए। और ये महाकुंभ एक बहुत बड़ी जर्नी का उद्घोष रहेगा। और ये बिल्कुल सही जैसे कह रहे हैं प्रसून आप। सच में हमारे देश में जो गांव हैं, गांव और शहर, उनके बीच की खाई कम हो रही है। उसी तरह से हमारे देश के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो हमारे देश से बाहर गए हैं, सिलिकॉन वैली में जो अमेरिका को बना रहे हैं, वहां के बाहर की इकोनॉमीज को बना रहे हैं, वो भी अंतर कम हो रहा है। अब दोनों जगह रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो रहा है। लेकिन आपने 1 मिलियन का आंकड़ा दिया, उसका कोई बेसिस है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। 100 से आप अगर 10 लाख पे जा रहे हैं तो कई गुना हुआ ये। जी बिल्कुल, और ये स्टेटमेंट हमारे मिनिस्टर ने दिया था, जी जी। राजीव चंद्रशेखर जी ने। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर हमें टॉप 3 इकोनॉमी बनना है पूरे विश्व की, तो प्रसून जी उसमें आपको रोकना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर तूतीकोरन पहुंच चुके हैं और वहां पर एक एग्जीबिशन, और खासतौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है आज शिपिंग का, जिस पर आज एक 3D मॉडल का वो इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं। आज करीब